जय सिंह। दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले जय सिंह ने सम्राट से अपने नियंत्रण वाले जिलों में नागरिक और सैन्य दोनों तरह की पूरी शक्ति मांगी। अगर उसे अभियान जल्दी खत्म करना था तो उसे दिल्ली से कोई सलाहकार नहीं चाहिए था, कोई सरकारी कैबिनेट मंत्रियों से निर्देश नहीं चाहिए थे, शाही रिश्तेदारों के दरबारियों को विजित क्षेत्र का आवंटन नहीं चाहिए था। इससे पहले किसी भी मुगल सेनापति को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन औरंगजेब, जो खुद के सिंहासन पर बैठने की परिस्थितियों को याद रखता था और किसी मुगल सरदार को ऐसी शक्ति सौंपने में संकोच करता, बेटे या चचेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं, को जयसिंह के इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं था और उसने सहमति दे दी। फिर भी वह पूरे अभियान के दौरान जयसिंह को सुझाव और निर्देश देकर परेशान करने से खुद को नहीं रोक सका, जो कि नेपोलियन द्वारा ड्रेसडेन या स्मोलेंस्क से स्पेन में अपने सेनापतियों को भेजे गए सुझावों और निर्देशों की तरह हमेशा पहुंचने तक महीनों पुराने हो जाते थे। लेकिन जयसिंह ने रणनीति पर इंपीरियल निबंधों को नजरअंदाज कर दिया, या जब जवाब की मांग की गई तो उन्होंने शांत लेकिन स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि वह उस कार्य में व्यस्त थे जिसके लिए मुझे भेजा गया है। जय सिंह चुपचाप अपनी तैयारियों में लग गए। उन्होंने दक्षिण की सेना के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में 14,000 घुड़सवारों को इकट्ठा किया, जिनमें से कई उनके अपने राजपूत वंश के लोग थे और एक सक्षम लेकिन हिंसक अफगान दिलेर खान के नेतृत्व में अफगान पैदल सेना की एक मजबूत टुकड़ी थी। यह अधिकारी बहुत खाने वाला और बहुत मजबूत था और धनुष खींचने में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार वह दिल्ली के महान उत्तरी द्वार से गुजर रहा था जब उसने द्वार के हाथी के कांटों में से एक को पकड़ लिया और एक हाथी से उसे घुमा दिया। आप इसे अभी भी उस स्थिति में देख सकते हैं। यह उसकी याद में इस तरह छोड़ा गया है। जयसिंह ने अपने तोपखाने के मुख्य अधिकारी के रूप में इतालवी साहसी मुंची को चुना, जो तब से उनके बहुत पसंदीदा थे, जब से उन्होंने उन्हें ताश का खेल होम्ब्रे खेलना सिखाया था। वे रात रात भर बैठे रहते थे और मनुची ने जयसिंह से बड़ी रकम जीती थी। एक मनोरंजक साथी के रूप में छोड़कर मनुची ने अभी तक ऐसा कोई गुण नहीं दिखाया था जो जयसिंह द्वारा इतने जिम्मेदार पद की पेशकश को उचित ठहराता हो। लेकिन जैसा कि पता चला, यह नियुक्ति एक सराहनीय थी। मनुची ने अपने अधीनस्थों के रूप में 3 अन्य यूरोपीय लोगों को चुना, एक फ्रांसीसी, एक अंग्रेज और एक पुर्तगाली। उन्होंने न केवल जयसिंह की तोपखाने की ट्रेन को व्यवस्थित किया, बल्कि राजपूत घुड़सवार सेना को यूरोपीय शैली में हमला करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया, जो दुश्मनों पर सवार होकर पिस्तौल से हमला करते थे, जबकि जयसिंह देखते रहते थे। उन्होंने अपने हाथी की पीठ से उनकी युद्ध अभ्यासों की सराहना की और यूरोप में यूरोपीय घुड़सवारों की एक पूरी रेजिमेंट को किराए पर भेजने की बात की। मनुची ने अपने गाउन को मुस्लिम शैली में दाईं ओर बांधकर, हिंदू लोग अपने कोट को बाईं ओर बटन लगाते हैं, अन्य साम्राज्यवादी अधिकारियों को चकित कर दिया, लेकिन अपनी मूछें राजपूतों की तरह रखी। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्योंकि वह आधा हिंदू और आधा मुस्लिम था, तो वह वास्तव में किस धर्म का पालन करता है। जब मनुची ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, मैं ईसाई हूं, तो उन्होंने चिढ़कर उत्तर दिया, हाँ हाँ, लेकिन एक हिंदू ईसाई या एक मुसलमान ईसाई। 1665 की शुरुआत में उनका संगठन पूरा हो गया था। तैयारी में जानबूझकर वह कार्रवाई में तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने दक्षिण की ओर इतनी तेजी से कूच किया कि शिवाजी को गौरव मिला। एक दिन भी रुके बिना सेना, तोपखाने, पैदल सेना और घुड़सवार सेना मैदानों पर आगे बढ़ी, जो पहले से ही गर्मी से तबाह घास और झुके हुए पेड़ों से पीले पड़ चुके थे। धूप से झुलसी हुई मिट्टी पुरुषों के पैरों को जला रही थी और उन्हें दम घोंटने के लिए धूल के बादल उड़ा रही थी। थकान के प्रति असंवेदनशील बूढ़ा राजपूत अपनी तलवार की मूठ पर अपना हाथ भुरा रहा था। अपने चौड़े माथे पर हमेशा ताजा जाति का निशान लगाए हुए
अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया। वह दिल्ली छोड़ने के 1 महीने बाद प्रिंस मुअज्जम के मुख्यालय पहुंचे, अपनी सेना को कमजोर और हतोत्साहित रेजिमेंटों में वितरित किया। दक्षिणी सेना को मराठा क्षेत्र में तत्काल आगे बढ़ने का आदेश दिया और 1 महीने बाद पूना में प्रवेश किया। अब पहली और आखिरी बार शिवाजी का सामना ऐसे सेनापति से हुआ जिसकी सैन्य क्षमताएं उनकी ही श्रेणी की थी। दोनों प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे का मुआयना किया और अभियान की योजनाओं पर विचार किया। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और पूना में संकरी गलियों और छोटे छोटे घर आक्रमणकारियों की परेशानी बढ़ा रहे थे। दिन में रेत से भरी गर्म हवाएं नीरस रूप से चलती थी और रात में दमनकारी सन्नाटे में सोना मुश्किल था। लेकिन जलवायु या तंग जगहों, दोपहर में आंखों में मक्खियां या रात में अपने लैंप के पास करहाते मच्छरों से विचलित हुए बिना जयसिंह ने अथक परिश्रम किया, अध्ययन किया, चिंतन किया और योजना बनाई। उनका पहला काम शिवाजी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से घेरना था। अगर मुगल लाइनों के साथ नहीं तो कम से कम साम्राज्य से संबंधित सेनाओं के साथ। उन्होंने बीजापुर को शिवाजी पर पीछे से हमला करने और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने के लिए उकसाया। विशेष रूप से उन्होंने अफजुल खान के बेटे से अपील की, उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने का मौका दिया और लड़का उत्सुकता से सहमत होकर कई अनुचरों के साथ मुगल शिविर में पहुंचा। उन्होंने पश्चिमी बंदरगाहों में यूरोपीय व्यापारियों के सभी कारखानों में दूध भेजे, यह बताते हुए कि मराठा समुद्री शक्ति का उदय उनके व्यापार के लिए एक खतरा था और उन्हें नए साम्राज्य को खत्म करने में साम्राज्य के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने भेजा। मनुची ने तटीय जंगलों के छोटे सरदारों को शिवाजी की चौकियों पर छापा मारने के लिए रिश्वत देने का काम किया। मनुची ने खुद को एक कुशल कूटनीतिज्ञ साबित किया। उन्होंने रामनगर के राजा के दरबार में पहुंचे, जिनके इलाके भयावह पहाड़ियों और उदास जंगलों के बीच स्थित है, और उन्हें मुगल प्रतिशोध की एक रंगीन तस्वीर से भयभीत कर दिया और उन्हें भारी पुरस्कारों के वादों से उत्साहित किया। राजा हालांकि वह अंततः मुगलों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। उसने पड़ोसी जंगल के सरदारों से परामर्श करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी और मनुची 1 सप्ताह की निष्क्रियता से खुश था, जिसके दौरान उसने गोली चलाई और मछली पकड़ी। यह बहुत गर्म मौसम था और सागौन के पेड़ों की बड़ी भूरी पत्तियां लकड़ी से उकेरी गई सीधी खड़ी थी और लाल धूल से भरी हवा अंतहीन दोपहर में कांप रही थी, जबकि सुनहरे ओरियोल बोले रहे थे और स्वर्ग के पक्षी छाया के बीच चांदी की आग की तरह चमक रहे थे। ये सुनसान घाटियां जादू और जादू के अड्डे थे। एक जंगल के राजकुमार ने, जो जयसिंह द्वारा उसे दिए गए मनुची के घोड़े को लालच में लिया था, जानवर पर एक जादू कर दिया ताकि वह बिल्कुल भी हिल ना सके, बल्कि एक मूर्ति की तरह स्थिर और बेजान खड़ा रहे। जब मनुची ने इसे 3000 रुपए में बेचने पर सहमति जताई, तभी घोड़ा फिर से जिंदा हुआ। मनुची का एक नौकर मूली के खेत से गुजर रहा था। उसने मूली तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पाया कि वह ना तो मूली हिला सकता था और ना ही अपना हाथ वापस खींच सकता था।